अच्छा, अभी हमें ज्वाइन करें सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सईद गनी साहब, आप समझते हैं कि ये क्रेडिट मेन अब पीपल्स पार्टी को जाएगा कि देखिए टाइमिंग बड़ी अहम है कि यहाँ पर लॉन्ग मार्च पहुंचा इस्लामाबाद और साथ ही तहरीक अदम इत्तेमाद आ गई? दोबारा सवाल करें। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ज्यादा क्रेडिट तो देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो पिछले एक साल से ये बात कर रही थी। आपको याद है जब पीडीएम इंटेक्ट थी और पीपुल्स पार्टी का, और इख्तलाफ भी इसी चीज पे हुआ। हम ये कह रहे थे कि पहले तहरीक अदम इत्तेमाद आनी चाहिए, उसके बाद कोई और फैसला हो, इस्तीफों की बात बाद में की जाए, लेकिन उस वक्त इत्तेफाक नहीं हो सका था। लेकिन आज अगर तमाम जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो गई हैं कि तहरीक अदम इत्तेमाद आना चाहिए, तो उसूली तौर पर तो ज़ाहिर है पीपुल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसको तमाम लोगों ने तस्लीम कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है कि पीपुल्स पार्टी तना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना दे सकती थी, ना उसको हम कामयाब करवा सकते हैं। इसमें तमाम अपोजिशन की जमातों का अहम एक किरदार है, और मैं ये समझता हूँ कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि चले काफ़ी अर्से बाद ही सही इस बात पर इत्तफाक हो गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यकीनन उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरे मुल्क में एक बड़ी मास मोबिलाइजेशन की है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक उन्होंने पाकिस्तान के कोई 35-36 डिस्ट्रिक्ट में से वो गुजरे हैं और वहाँ लाखों लोगों को मोबिलाइज किया है। हजारों गाड़ियों के काफिले को लेकर आए हैं। जो इस नालायक और नाहिल हुकूमत के खिलाफ लोगों की नफरत थी, जो महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, रोजमर्रा अशिया की जो कीमतें बढ़ी उसकी वजह से, मईशत की बर्बादी की वजह से, खाद और गैस की किल्लत की वजह से लोगों के अंदर थी, उनको वो सामने लेकर आए। तो आज भी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की सड़क पर चेयरमैन साहब के साथ उन काफिले का हिस्सा हूँ। अच्छा। और हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं, तो अभी इस काफिले में हजारों गाड़ियां हैं और डी चौक पर भी हजारों लोग पहले से इकट्ठे हैं। अच्छा सईद गनी साहब, ये काफिला, ये जो मार्च है, ये आज इसका इख्तिताम हो जाएगा या ये फिर अभी कंटिन्यू करेगा? क्या ये धरने की शक्ल तो अख्तियार नहीं करेगा? नहीं, देखिए, बिलावल साहब ने जो अनाउंस किया था इस अवामी मार्च का, उसमें उन्होंने ये बताया था कि हम पूरे इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी ये लड़ाई जो हम सड़कों पे शुरू कर रहे हैं इसको हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। और आज पार्लियामेंट में वो लड़ाई चली गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ सबमिट हो गया है, रेजोल्यूशन वहाँ जमा हो गई है। तो अभी ये लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होगी। लेकिन अभी यहाँ जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, अभी तक हम यहाँ से डी चौक के करीब ही हैं, लेकिन हमारी हजारों गाड़ियाँ टी चौक जहाँ से ये रवाज से हमने कार्रवाई शुरू किया था वहाँ अभी भी फंसी हुई हैं। और NHA ने और पंजाब पुलिस ने जानबूझकर वहाँ रुकावटें पैदा की हैं। हमारे काफिले के आते हुए दौरान में दूसरी गाड़ियां ट्रैफिक घुसा दिया है और वहाँ अभी भी ट्रैफिक जो हमारे इस काफिले को खराब करने की कोशिशें की गई हैं। अब मुझे नहीं पता डी चौक पर ही जाकर क्या सूरत पैदा करते हैं। अगर तो कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो फिर जाहिर है कोई और फैसला लीडरशिप कर सकती है, वो ऐलान कर सकते हैं। एक बात बताएं, मैंने भी देखा इसमें माहौल बड़े लोग चार्ज हैं, खासतौर पर जब बिलावल नजर आते हैं तकरीर करते हैं तो वहां पर नारा लगता है जी वजीर आजम बिलावल। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया है जरदारी साहब ने। अगर अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो कारकुन इसको कबूल करेंगे शहबाज शरीफ को? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर है कि अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जब इलेक्शन जीतेगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। इस वक्त तो जो की जमातों का इत्तफाक हुआ है उसमें उसूली तौर पर तो PMLN का वज़ीर आज़म होगा। और जाहिर है वो कुछ अरसे तक जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का एक मैंडेट होगा उसकी वो तैयारी करेंगे। कुछ कानून को कवानीन जो है उनको दुरुस्त करेंगे और कुछ ऐसे हालात पैदा करेंगे कि तमाम जमातें इलेक्शन आसानी से लड़ें और इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करें। तो ये एक बीच में सेटअप होगा जरूर, लेकिन अल्टीमेटली तो इलेक्शन होंगे और सारी जमातें एक दूसरे के सामने लड़ेंगी। और जाहिर है कि हम इसीलिए नारा लगाते हैं कि सईद साहब, अगर अदम इत्तेमाद के नतीजे में इमरान खान डी-सीट होते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर आपकी अपोजिशन के इलेक्ट हो जाते हैं, तो ये सेटअप कितने अरसे के लिए चलेगा? इलेक्शन से पहले ये सेटअप कितने अरसे के लिए चलेगा? देखिए, जो बात की गई है और ये कुछ जो PDM के रहनुमा उन्होंने भी जिक्र किया, बिलावल साहब ने भी कहा है कि कुछ इन्होंने कवानीन ऐसे बनाए, लेजिस्लेशन ऐसी की है, अमेंडमेंट्स की हैं कुछ कवानीन में, जिसकी बिना पर हमें ये यकीन है कि अगले धांधली हो सकती है और जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। उसमें एक EVM का कानून है और एक ओवरसीज पाकिस्तानी को जो उन्होंने राइट ऑफ वोट देने की बात की है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त इन दोनों चीज़ों को ये इस्तेमाल करेंगे इंतखाबात में धांधली के लिए।
तो अगर तमाम अपोजिशन की जमातों का इस पर इत्तेफाक नहीं और वही समझते हैं कि फिल वक्त ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो पहला जो टास्क होगा नई गवर्नमेंट का वो तो ये होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और इलेक्शन के जो कवानीन है, जो इंतखाबी हमारा अमल है, उसको ये पाक साफ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इंतखाबात जाएंगे। उसके बाद यकीनन जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा सही साहब एक सॉरी, एक और क्या अगर नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो क्या सदर की इम्पीचमेंट के लिए भी जाएंगे या इसी सदर के नीचे नए इलेक्शन होंगे? बड़ा सवाल है। सॉरी, दोबारा जरा सवाल करेंगे सर। अगर नया प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन का इलेक्ट हो जाता है, आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो क्या सदर की इम्पीचमेंट भी करेंगे या इसी सदर के नीचे अगले इलेक्शन होंगे? नहीं, देखिए सदर का भी तो एक आइन के अंदर हटाने का तरीकेकार मौजूद है ना, तो उस तरीकेकार को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि उसमें चूंकि तमाम सूबाई असम्बलियाँ सेनेट और कौमी असम्बली वोट करती हैं, तो उसके भी अगर आप नंबर पूरे काउंट करेंगे तो अपोजिशन के टोटल नंबर ज्यादा बन जाएंगे और उसमें जो PTI के जो नाराज अराकीन हैं, यकीन उनका भी अहम रोल होगा, तो उस तरह भी जाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो जो है वो वजीर आजम टारगेट है और एक साफ और शफाफ इंतखाबी अमल जो है वो हमारा टारगेट। अच्छा, सॉरी साहब, तो प्रोविंशियल असेंबलियां अभी टारगेट नहीं है, अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर टारगेट है। इनके पंजाब में अभी कोई चेंज नहीं लाने का अभी आपका इरादा? मैं यकीन से नहीं कह सकता, इसलिए कि ये तो तमाम जो पार्टी की मरकजी क़यादत है वो बैठ के फैसले कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है वो वजीर आजम की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हो सकता है आगे जाकर वो होगी। अच्छा, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च के साथ हैं। मैं चाहूंगा अगला सवाल वो करें, वहाँ शोर चूंकि बहुत ज्यादा है तो कोशिश कीजिए अगर आपको समझ आ सके तो मैं दोहरा दूंगा। उससे पहले ये बताइएगा कि ये जो 202 का फिगर आया है, या ये कह रहे हैं 172 से काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सब ने मिलकर किए हैं, मौलाना साहब, मियां नवाज शरीफ ने, नून लीग और जरदारी साहब ने, या अलग अलग मिले थे कि 4-5 उसने करने हैं, 5-10 उसने, इस तरह से हुआ है? अपने अपने लोग सबने उनसे एश्योरेंसेस नहीं है कि या तीनों को पता है, तीनों ने मिलकर सबसे राब्ते किए हैं जो लोग साथ मिले हैं? देखिए, हर जमात ने अपने एफर्ट किए हैं और जिनके जो रास्ते थे उन तमाम रास्तों को उन्होंने इस्तेमाल किया है और ये तमाम जमातों ने मिलकर ही किया है, किसी एक जमात की नहीं है। और एक दूसरे को बता दिया है कि ये नाम है और ये इतने लोग हैं हमारे साथ। जरूरी है कि कहीं डुप्लीकेशन ना हो ना, कोई एक ऐसा मेंबर हो जिसको हम भी काउंट कर रहे हैं, उसको नून भी काउंट कर रही हो, तो वो तो फिर शायद अंधेरे में घींच जाने की बात है। यकीनन शेयर किए हैं नाम एक दूसरे से। गुलाम रज़ा साहब, अगर आप सवाल करना चाहें अब जलसागाह से। साहब, आवाज आ रही है? मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, सॉरी, नहीं, मेरा ख्याल है गुलाम रज़ा साहब को चुके आवाज नहीं जा रही। अच्छा, अगर मुर्जा साहब आप कोई सवाल करना चाहें? जी करें। मैं यही जानना चाहूँगा इनसे कि जिस तरह से इससे पहले भी मुख्तलफ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब का रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप रहा है और तकरीबन वो रिलेशनशिप आगे पूरी तरह कामयाबी से नहीं बढ़ सका। इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो एतमाद था वो या टूट गया या एतमाद में कमी वाक़या हो गई। तो क्या अभी जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इस हवाले से आप बता सकेंगे कि जो आने वाले दिन हैं उसमें जरदारी साहब किसी सियासी पार्टी के एतमाद को ठेस तो नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, सियासी जमातें चूँकि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हर जमात का अपना ज़ाहिरों का हक है कि वो अपने फैसले खुद करें और मुख्तलिफ राय भी सामने आती है, इख्तलाफ राय होना कोई नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जमातें आपस में इल्हाक नहीं करती हैं, ये किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पर उनका इत्तफाक होता है। तो इस मरतबा भी अगर वज़ीर आज़म को हटा कर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ है तो हमें उसी बात तक रहना चाहिए। बाद में जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर है हम तमाम जो सियासी जमातें हैं एक दूसरे के सामने इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो ये इस बात पर तो इत्तफाक है और इस हद तक तो ट्रस्ट तो एक दूसरे के ऊपर है, तो करना पड़ेगा, जरा कि उसके बगैर तो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अब हमने जितने सवाल किए हैं वो सब इस पर किसी तरीके अंतिम बात कामयाब हो गई। अगर नाकाम हो गई तो फिर क्या सोचा हुआ है अपोजिशन ने? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो 100% यकीन है कि कामयाब हो जाएगी
और अगर नाकाम होने वाली सूरत है तो ये कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है ना कि अदम एतमाद की तरीके आती है नाकाम होकर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो इनिशिएट किया गया उसकी वजह से, और दूसरा जो ये अवामी मार्च हुआ है उसने इस हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। आपको महसूस नहीं हो रहा चल हो गए, परेशान हो गए कि इमरान खान अलाइस को भी छोड़ दें, अपोजिशन को भी छोड़ दें, वो अपने मेंबर्स को समेटने में, उनको राजी करने में, उनसे मुज़ाकरात करने में लग गए। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई हुकूमत के लिए और इस किस्म की हुकूमत ज़्यादा चल नहीं सकती है। अच्छा बाबू डोगर साहब, अच्छा इसके साथ सईद गनी साहब अभी अब कोई टाइम फ्रेम है, जिस तरह बाबू डोगर साहब ने सवाल किया था कि कब तक बैठेंगे? एक दिन है, चूंकि अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई, आज रात के बाद लोगों घरों में चले जाएंगे, क्या होगा? सॉरी आपकी आवाज नहीं है। जी मैं कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग मार्च के शुरुका हैं, आपने कहा जी अभी देखते हैं कि क्या होता है, कोई रुकावट तो नहीं होती, लेकिन प्लान क्या है कि अब सुबह तक रहेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर घरों को लौट जाएंगे? ने सड़कों पे शुरू की इस हुकूमत के खिलाफ, वो हम इस्लामाबाद पहुंचकर इसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे और पार्लियामेंट में ये लड़ाई ऑलरेडी चली गई है। तो जो बुनियादी तौर पर एक मकसद था कि एक तो आवाम की ताकत दिखाई जाए, आवाम का जो नफरत है इस हुकूमत के खिलाफ उसका इजहार हो, आवाम खुलकर सामने आए, खुद ये बताए कि वो इस हुकूमत से बेजार है, और उसके बाद सियासी जमातें जो आईनी और कानूनी तरीक़ेकार है किसी हुकूमत को हटाने का उसको वो इख्तियार करें। वो हमने कर लिया है। अब मैं समझता हूँ कि अब ये जो सारी जिद्दोजहद है वो पार्लियामेंट के अंदर होनी है, और अगर तो कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं होती जिसका जिस खदशे का मैंने इजहार किया है, ठीक है, तो ज़ाहिर वहाँ पे होगी। अच्छा तमाम लीडरशिप करेगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 18 करोड़ रुपया दिया गया है उनके लोगों को, और मैंने कहा कि ये ले लो और गरीबों में तकसीम कर दो। फिर वो कहते हैं एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं अपोजिशन के एजेंडे के पीछे। जहांगीर तरीन भी बैरूनी हाथ के इशारे पे कर रहा है और गुलजार साहब को हटाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए उसके पीछे कौन सा बैरूनी हाथ होगा। ये सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, आवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए बात की जा रही है। बेसिकली इनकी नालायकी है, नाअहली है। इन्होंने मईशत का जनाजा निकाला है, तोड़ दिए, लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यहाँ इस मुल्क में गरीब ख़त्म होता जा रहा है और मिडिल क्लास जो है वो बेचारी वो भी बहुत मुश्किल में है। और जाहिर है कि वो सारी चीज़ें हटने के लिए कभी वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं डाकू चोर हैं, कभी कहते हैं बैनुल अक़वामी दबाव है। इमरान खान की इतनी अहमियत और हैसियत नहीं है कि कोई दुनिया की बड़ी ताकत है इसके पीछे पड़े। उससे तो कोई शख्स बात नहीं करना चाहता। अगर वज़ीर-ए-आज़म प्रेसिडेंट अमेरिका उसको फ़ोन नहीं करते हैं और इनके लोगों ने मिन्नतें तरले करके देख ली, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बैनुल अक़वामी दुनिया में इमरान खान ने पाकिस्तान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।